सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों, आपका फिर से एक बार और स्वागत है हमारे डेली मैथमेटिक्स क्लास। हम यहाँ बताएंगे आप लोगों को संख्याएं, और संख्याओं के अंतर्गत सबसे पहले बताया जाएगा प्राकृत संख्याएं। इसे प्राकृत संख्याएं क्यों बोला जाता है और प्राकृत संख्याएं क्या है, इसको यदि आप समझ जाएंगे तो ये जीवन भर आप नहीं भूल सकते। उसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या है और इसे पूर्ण संख्याएं क्यों बोला जाता है, इसको भी हम बताएंगे। उसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम भाज्य क्यों कहते हैं, इसको भी हम यहाँ पर बताएंगे। इसी प्रकार जिसे कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में बोला जाता है, इसी प्रकार हम पूर्ण संख्या को होल नंबर के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आपके पास आगे आता है अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर, और विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर। इन 6 के बारे में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसके बगैर हम बहुत सारे प्रश्न को नहीं कर पाते और बहुत सारे प्रश्न इसी से रिलेटेड होता है। तो इसके अलावा हम आपको और बताएंगे सह अभाज्य संख्याएं। ये सह अभाज्य संख्याएं क्या है और इसे हम कैसे समझे, ये क्लास जो है इस पर हम विशेष फोकस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आपको बताएंगे संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सिंगल सूत्र के अंतर्गत संख्या को हम कैसे योग करें। इसका हम एक सिंगल सूत्र या सिंगल तरीके से संख्याओं को जोड़ें ताकि हमको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शुरू से, अर्थात प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्याएं, इसे जो है प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। प्राकृत और प्राकृतिक, इसे अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल का मतलब होता है जो सामने हो, नेचर में हो। नेचर मतलब प्रकृति होता है, और प्राकृत संख्याएं इसलिए इसे कहा जाता है। नेचुरल मतलब वास्तविक, और वास्तविक में जो संख्या है उसे ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम आपको इसे समझाएंगे। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या को समझने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ अंडे बना देते हैं। मान लीजिए ये अंडे है, ये हमारे पास कुछ अंडे हैं और इस अंडों को हम देखें। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर अंडे हैं, कितने हैं, तो कितने हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये 7 अंडे हैं। इस प्रकार 7 अंडों में से यदि एक अंडे हमारे क्या हो गए, गायब हो गए, तो ये संख्या बदल करके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इस अंडों में से एक अंडे और गायब हो गए तो ये संख्या बदल करके हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा एक अंडा और गायब हो गया तो ये संख्या बदल करके 4 हो जाएगा। इसी प्रकार एक संख्या और हमारा गायब हो गया तो ये संख्या बदल करके हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ तक 7 से घटते घटते कहाँ आ गए, 3 पर आ गए। 3 पर आ गए तो भी हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है का मतलब ये अंडे हमें दिख रहे हैं। अभी 3 अंडे हमारे पास है और तीनों अंडे हमें दिख रहे हैं, जो प्रकृति में है, हमारे सामने है, नेचर में है, और जो वास्तविकता में है, वास्तविक। तो वास्तविक में हमारे पास 3 अंडे हैं, जिसे हम 3 लिख के यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार हमारे पास एक अंडा और गायब हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बचेंगे, इसे हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक अंडा और गायब हो गया तो भी हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात 1 लिख सकते हैं। तो एक अंडा हमारे पास है, दिख रहा है, नेचर में है, वास्तविक में है। ये वास्तविक शब्द ही स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या हम कहाँ तक को कहेंगे। लेकिन यदि ये अंडा भी हमारा गायब हो गया तो अब क्या लिखें, अब क्या लिखें, अर्थात हम लिखेंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ, शून्य जो है वास्तविक संख्या
नहीं है। वास्तविक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इससे किसी भी प्रकृति का ज्ञान नहीं होता, अर्थात हमारे नेचर में ऐसा कोई चीज है ही नहीं। अर्थात हमारे सामने अंडे नहीं है। मैं अपने खाली हाथ को दिखा के बताऊं आपको कि मेरे हाथ में कितने अंडे हैं, तो आप प्रश्न के जवाब दे सकते हैं 0 अंडे हैं। अंडे हैं, मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूं उसी का आप जो है जवाब दे सकते हैं। उसी का जवाब नहीं है नहीं बोल सकते, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि आपके हाथ में 0 अंडे हैं। संख्या में आपको उत्तर देना हो तो आप 0 दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास स्पष्ट हो गया कि प्राकृत संख्या हम किसे कहेंगे? 0 को छोड़ करके, अर्थात ऐसे संख्याएं जिससे किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं। अर्थात यदि 1 हो तो 1 लिख कर गिन सकते हैं, 2 हो तो 2 लिख कर गिन सकते हैं, 3 हो तो 3 लिख कर गिन सकते हैं, 4 हो तो 4 लिख कर गिन सकते हैं, 5 हो तो 5 लिख कर गिन सकते हैं। इसी प्रकार 6 हो तो 6 लिख करके गिन सकते हैं, और ये अनंत तक चला जाएगा। 1000 हो तो हम 1000 लिख कर गिन सकते हैं और उसे देख सकते हैं, हमारे सामने होगा, प्रकृति में होगा। 5 है तो 5 को हम देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। इसीलिए इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो वास्तविक में होता है, वास्तव में होता है। तो मेरे ख्याल से प्राकृत संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। इस पर क्या प्रश्न बनता है कि प्राकृत संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है? 1 से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके कहाँ तक चला जाता है प्राकृत संख्या? अनंत। अनंत का ये निशान है, जहाँ भी ऐसा साइन मिले आपको। अनंत मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को हम संख्या को अनंत तक लिखो बोलेंगे तो उसके 10 जन्मों तक वो शायद नहीं लिख पाएगा, इसलिए उसके बाद एक और जोड़ा जा सकता है। तो ये है अनंत, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ पर प्राकृत संख्या के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं। अच्छा, आपको इसमें प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या ऐसे बोला जाता है, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या ये है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 से लेके 5 तक। प्रथम 3 प्राकृत संख्या बोला जाए तो हमारे पास ये है। इसी प्रकार प्रथम 3 प्राकृत संख्या बोला जाए तो हम कितने का इस्तेमाल करेंगे? 1 से लेके 3 तक के। प्रथम 10 प्राकृत संख्या बोला जाए तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का हम उपयोग करेंगे, और जो भी प्रश्न कहे उसका हम हल करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया आपका प्राकृत संख्या का डिटेल। प्राकृत संख्या के बाद हमारे पास आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में फिर हम शुरू करते हैं। ये पूर्ण संख्या क्या है इसको देखिए। पूर्ण संख्या हम क्यों कहें और कैसे कहें? तो कोई भी संख्या जो है पूर्णता को दर्शाता है, यानी कि पूरा पूरा दर्शाता है, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण ये अपने शब्दों से भी क्लियर है कि ये जो संख्या जो है पूर्ण होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन पूरा पूरा होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत यहाँ लेके आएंगे मुख्य बातें। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारे पास यदि 5 है तो 5 एक पूरी पूरी संख्या है। इससे क्या बोध होता है कि हमारे पास 5 अंडे हैं, हमारे पास 5 कापियां हैं, 5 पेन है, 5 किताब है। इसी प्रकार 4 है तो इससे भी हमें पूर्णता का बोध होता है कि हमारे पास कितने 4 पीस जो है पेन है, कि 4 कापियां हैं, कि 4 शर्ट है। इसी प्रकार हमारे पास 1 है तो 1 से भी हमें पूर्णता का बोध होता है कि हमारे पास एक संख्या के रूप में कोई भी वस्तु है जिसे हम गिन सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो पूर्ण संख्या के रूप में है, लेकिन हमारे पास नहीं होने पर भी हम उसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0। हमारे पास 0 घड़ी है, मतलब घड़ी नहीं है, तो ये 0 भी हमारा पूर्ण संख्या में शामिल है। अर्थात पूर्ण संख्या जो है हमारी शुरू होता है 0 से, बाकी सभी प्राकृत संख्या उसमें शामिल होते हैं। तो इससे आपको क्या ज्ञात हुआ? 1 2 3 4 ऐसे 0 के बाद ये सारे संख्या जो प्राकृत संख्या है वो भी इसमें शामिल है। इस प्रकार से आपको क्या मालूम हुआ कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या भी है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं है, पूर्ण संख्या भी है।
ये क्लियर हो गया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात जीरो क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक ज्ञान हमको मिल गया। और इससे एक बात और क्लियर हो जाता है, जीरो को छोड़ करके सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या है, और जीरो को शामिल करके सभी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में शून्य शामिल होता है और प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। तो हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या की ओर। तो भाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या किसे कहें, इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और इसे हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट क्यों कहते हैं, कंपोजिट इसलिए कहते हैं कि ये जो है दो संख्याओं में इसे तोड़ा जा सकता है, अर्थात जिन चीजों को हम तोड़ सकते हैं उसे हम कंपोजिट कहते हैं, और जिसे हम तोड़ नहीं सकते वो फिर भाज्य नहीं होगा, भाग नहीं होगा। भाज्य मतलब तोड़ा जा सकना। तो इसी प्रकार तोड़ा जिसे जा सकता है, जैसे हम यहाँ पर कुछ संख्या लेते हैं, उस संख्या में से हम देखें, जैसे हमारे पास क्या है 8 है, और हमारे पास यहाँ पर 9 है, और हमारे पास यहाँ पर है 5। अब देखिए यहाँ पर इन छोटे संख्याओं पर हम लें तो हम जैसे अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भाज्य संख्या, तो यहाँ पर हम 8 को 2 टुकड़ा कर सकते हैं, यानी कि 4 धन 4, यानी कि 2 टुकड़ा में हम इसे बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पर 9 को हम 3 के 3 टुकड़ा कर सकते हैं, 3 बार 3 टुकड़ा कर सकते हैं। अब 5 है, 5 को भी हम 5 टुकड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 बार 1 टुकड़ा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो सभी संख्याएं जो है भाज्य संख्या है, अर्थात सभी संख्याओं को टुकड़ा किया जा सकता है। तो अब इसका परिभाषा आप लोगों के पास कोई भी किताब होगा उसमें आप देखें कि भाज्य और अभाज्य का परिभाषा में एक मुख्य बातें हैं कि ऐसा कोई संख्या, देखिए 5 जो है ऐसे 4 का 2 टुकड़ा नहीं हो सकता, 2 का टुकड़ा नहीं हो सकता, 3 का टुकड़ा नहीं हो सकता। ये समझ रहे होंगे आप लोग अच्छी से। हाँ, 1 का टुकड़ा हो रहा है, 1 का 5 बार टुकड़ा हो सकता है। तो कोई भी ऐसे संख्या जो एक का टुकड़ा ना करना पड़े, 1 का टुकड़ा ना करना पड़े, और उसी संख्या के बराबर, यानी कि 1 टुकड़ा ना रहे, और उसे 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में या 5 टुकड़ों में, जितने भी टुकड़े में हम उसके बाद विभाजित कर सकें, अर्थात किसी संख्या को उसी के बराबर टुकड़ों में हम विभाजित ना करके उससे कम किसी भी संख्या में हम उसे टुकड़ों में विभाजित कर सकें। अर्थात 5 को हम 5 टुकड़ा कर सकते हैं तो सारे संख्या टुकड़ा हो जाएंगे, 7 जो है 7 टुकड़ा हो जाएगा, 11 जो है 11 टुकड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई संख्या जिसे उसी के संख्या के बराबर टुकड़ा ना करके उससे कम कितनों भी टुकड़ा हम कर सके। जैसे 9 को हमने 3 टुकड़ा कर दिया, 8 को हमने कितने टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए, 8 को और भी टुकड़ा किया जा सकता है, अर्थात 2 धन 2 धन 2। देखिए 2 धन 2 धन 2 धन 2, यानी कि 4 बार टुकड़ा हो गया। इसे विभिन्न तरीके से हम अलग अलग संख्याओं को टुकड़ा कर सकते हैं। बस सवाल एक शर्त यह है कि ऐसा कोई भी संख्या, ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी संख्या जो है जिसको हम जो है उसी के संख्या के बराबर में टुकड़ा ना करके उससे कम, है ना। जैसे हम 11 को, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जैसे यहाँ पर 11 को क्या नहीं कर सकते, 11 से कम टुकड़ा नहीं कर सकते। इसे 5 टुकड़ा नहीं कर सकते, इसे 6 टुकड़ा नहीं कर सकते, इसे 4 टुकड़ा नहीं कर सकते, सीधे सीधे हम इसे 11 ही टुकड़ा कर सकते हैं। मतलब ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। मतलब ये अभाज्य को भी आप इसी से समझ सकते हैं। ये 11 क्या है, अभाज्य है। अभाज्य मतलब टुकड़ा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसी के बाद जो है 12 हमारे पास एक संख्या प्राप्त होता है। इस 12 को हम कई तरह से टुकड़े कर सकते हैं।
देखिए 12 टुकड़ा तो हो ही जाएगा, तो 12 टुकड़ा को छोड़ दीजिए, हम इसे 6 टुकड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, ये हो गया कितने? 6 टुकड़े में हमने विभक्त कर दिया 12 को। इसी प्रकार हम इसे कितने में कर सकते हैं? 6 के अलावा हम इसे क्या बोलते हैं, 4 टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3, ये हो गया 12। 3 टुकड़ों में भी विभक्त कर सकते हैं, अर्थात क्या है? 4 धन 4 धन 4। इसके बाद हम इसे 2 टुकड़ों में भी बांट सकते हैं, अर्थात 6 धन 6। तो क्या हुआ, क्या समझ में आया? मतलब ऐसा कोई संख्या जिसे टुकड़ों में बांटा जा सकता है या किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है और पूरी तरह से वो भाग चला जाए, इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसा संख्या जो उसी को छोड़ करके, यानी कि 11 से तो भाग चला जाएगा और 1 को छोड़ करके, अपने से और 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। देखिए 11 क्या है, या तो 11 से भाग जाएगा या तो 1 से भाग जाएगा, इसके अलावा बीच के किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग चला जाता है, जैसे हमारे पास क्या है 21। 21 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? इसलिए है कि 21 को हम 1 से और 21 से भाग देने के अलावा 3 से और 7 से भी भाग दे सकते हैं। 3 से भी भाग चला जाएगा और 7 से भी चला जाएगा, अर्थात 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। तो ऐसे 21 जो है हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन इसी के बगल में रहने वाला 19, देखिए इसी के बगल में है 19, अरे 19 जो है अभाज्य संख्या है। इसे हम 1 और 19 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए छोटे छोटे संख्याओं को लिए हैं, और आपको जैसे किताबों में या नेट के माध्यम से या कहीं से भी 1000 तक के कम से कम 1 से 1000 तक के जो अभाज्य संख्याएं हैं और भाज्य संख्याएं, उसको आपको तैयारी कर लेनी है। क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्या को या तो आप अच्छे गणित जैसे समझ सकते हैं तो जल्दी निकाल पाएंगे, या तो आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो इस परीक्षा में आपको सफलता लेने के लिए आपको 1 से 1000 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को कम से कम आप नोट्स तो तैयार कर लें और बीच बीच में देखते रहें। तो इस प्रकार ये हो गए भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको प्राप्त हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये अभाज्य संख्या भी आपका हो गया। सम संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए सम और विषम, जिसे हम कहते हैं इवन और ऑड नंबर। तो अंग्रेजी में इवन और ऑड नंबर और सम और विषम। देखिए हमारे पास संख्या हो जाता है, 0 से शुरू होता है, आपने अभी अभी इसको पढ़ा है, और 0 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी प्रकार 13 14 अनंत तक ये चला जाएगा, है ना। ये अनंत तक जाने के बाद ये संख्या जो है कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हम इसी संख्याओं में सम और विषम को कैसे पहचानें? ये बहुत सरल है और अधिकांश बच्चे इसको जानते भी हैं। तो यहाँ पर सम किसे कहते हैं? ऐसे संख्या जो 2 से भाग चला जाए। पहला बात इसको समझ लीजिए, इसके हम 2-3 बात बता देंगे, बहुत लंबा ये खिंचाएगा भी नहीं। ऐसा संख्या जो 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग जाने के लिए एक संख्या में क्या गुण होना चाहिए? यानी कि वो सम हो, है ना। तो वो संख्या सम कहलाता है। तो 2 से भाग कौन कौन चला जाएगा? देखिए इतने को हम पहले देखते हैं। इतने में 2 से भाग जाने वाली संख्या क्या है? एक तो 2 है, एक तो 4 है, एक 6 है, एक 8 है, ये जो है
10 है और ए आपका 12 14। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आगे और आएंगे कि जैसे 16 चला आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये सारे संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर आपने देखा कि किसी संख्या के अंतिम संख्या को ध्यान दीजिए, अंतिम संख्या जैसे यहाँ 16 का 6 है, 18 का 8 है, 20 में 0 है और यहाँ 10 में 0 है, यहाँ 12 में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अर्थात जो अंतिम संख्या यदि 2 टुकड़ा बराबर हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात किसी भी संख्या चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं ए, इसी प्रकार ए हो गया आपका ए। तो इसमें हम सम और विषम देखने के लिए इसके आखिरी संख्या को देखें। आखिरी संख्या यदि क्या हो 2 4 6 8 और यदि 0 हो तो ये क्या हो जाता है, सम संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर ये सम संख्याएं कहलाएंगे। जितने भी, चाहे वो 1 करोड़ हो, लाख हो, अरब हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। कि हम अंतिम संख्या को देखकर ये समझ लें कि उसकी अंतिम संख्या क्या है। तो अंतिम में यदि 6 है, 6 क्या है, 2 टुकड़े हो जाते हैं अर्थात 2 से भाग चला जाता है तो ये सम है। 8 जो है 2 से भाग चला जाता है तो सम है। इसी प्रकार हमारे पास 4 जो है 2 से भाग चला जाता है तो सम है। 2 एकम 2, 2 भी चला जाता है। अच्छा, 0 के बारे में आपको बता दें कि 0 सम है या विषम। तो 0 जो है सम संख्या, ध्यान दीजिएगा। कभी भी प्रश्न में जैसे आपको पूछा जाएगा तो 0 सम है और किसी भी संख्या में जैसे आपके पास इस प्रकार से आता है तो ये क्या है, सम है। इसलिए कि 0 2 से भाग चला जाता है, ये नहीं जाएगा तो इसको जोड़ के ले लेंगे तो 25 बार चला जाएगा। और 0 2 से भाग चला जाता है कैसे कहें, तो कोई भी संख्या 2 से भाग जाने पर क्या होता है, किसी भी संख्या को हम 2 का पहाड़ा पढ़ के यदि उसे भाग दे सकते हैं पूरा पूरा तो वो भाग चला जाता है। 2 शून्यम 0, ये कट गया, बचा कुछ नहीं, पहाड़ा चाहे कितनों बार भी पढ़े। तो इस प्रकार से 0 जो है एक सम संख्या है। अब चलिए हम विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सम संख्या को पढ़ने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि विषम संख्या क्या है। विषम संख्या उसके एक एक छोड़ करके आगे की संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार हमारे पास संख्याएं जो है अनंत तक है। जैसे हम आप लोगों को बताया कि ये 0 सम है, 2 जो है सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 भी सम है, 10 भी सम है। इसी प्रकार आपका 12 सम है और 14 भी सम है, 16 भी सम है और 20 सम है, 21 सम है तो 22 भी सम होगा। इसी प्रकार इसके बीच में जो छूटा हुआ संख्या है, एक जो है क्या है, विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है, 7 विषम है और 9 विषम है, 11 विषम है, 13 विषम है। ये सारी विशेषता आप देख सकते हैं। मतलब क्या इसमें अब इसकी विशेषता क्या दिखाई दे रहा है, अर्थात इन संख्या को हम क्या नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं दे सकते। जैसे ही हम 2 से भाग देना चाहेंगे तो इसमें शेष बच जाएगा। कैसे, हम 17 को 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 होने के बाद इसमें एक शेष बच जाएगा। तो एक जहां शेष बच जाता है किसी भी संख्या को भाग देने के बाद, वो संख्या विषम कहलाता है। एक दूसरी बात बता दें आपको कि कौन से संख्या में एक शेष बचेगा, जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 3 हो, 1 हो। देखिए 1 में एक शेष कैसे बचेगा, 2 से हम भाग दें तो 2 शून्यम 0, शेष क्या बच गया, 1। इसी प्रकार हमारे पास 5 को 2 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 1। इसी प्रकार ये संख्याएं हैं जिसको मैंने गुलाबी कलर से घेरा हुआ है। तो इसी प्रकार इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर यानी कि आखिरी स्थान पर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। तो सम और विषम आप लोगों को समझ में क्लियर आ गया होगा। तो चलिए
हम आगे बढ़ के बताते हैं आपको सह अभाज्य संख्याएं क्या है। सह अभाज्य, जैसे आप लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जैसे आपने पढ़ा, ये है आपका भाज्य संख्या और ये है आपका अभाज्य संख्या। यहाँ पर सह अभाज्य के बारे में हम एक बातें बता दें। सह का मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। साथ साथ अभाज्य। अब इसी को यदि हम समझ जाते हैं तो उस संख्या को भी समझ जाएंगे। साथ साथ अभाज्य। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि कोई भी संख्या खुद के अलावा एक और क्या है, एक और खुद के अलावा स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सह अभाज्य संख्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी संख्या जो एक के अलावा स्वयं, एक और स्वयं के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग चला जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। हम यहाँ पढ़ रहे हैं सह अभाज्य। सह का मतलब होता है साथ साथ अभाज्य। मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन होगा, अर्थात दो संख्याएं जो साथ साथ अभाज्य हैं। तो इसको हम चलिए शुरू करते हैं कि दो संख्याएं साथ साथ किस प्रकार से अभाज्य होते हैं और उसे जो है हम सह अभाज्य संख्या क्यों कहते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर दो संख्या लेते हैं, एक ही बार में आप लोग सह अभाज्य संख्या को आसानी से समझ जाएंगे। एक बार से आपको दो बार लगेगा नहीं और आप इसकी आंतरिक बात को भी समझ जाएंगे। तो क्या है, देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 21। क्या ले लेते हैं? 21। और यहाँ पर एक संख्या और ले लेते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या दो संख्याओं के बीच संबंध को बताता है। यहाँ पर एक ही संख्या को कोई बोल के ये नहीं कह सकता कि ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं। हमको दो संख्या जब तक नहीं दिया रहेगा हम सह अभाज्य संख्या है कि नहीं बता सकते। अब 21 और 14 ले लेते हैं। ये देखिए, ये दो संख्याएं हमारे पास 21 और 14। 21 और 14 को हम भाग दे, दोनों भाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, ये दोनों भाज्य संख्या 21 3 से और 7 से भाग चला जाता है। 14 किससे चला जाता है? 2 से चला जाता है, 7 से भाग चला जाता है। तो इस प्रकार दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा कोई संख्या है कि दोनों को भाग दे दे, इन दोनों को भाग दे दे। तो दोनों को भाग देने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं। HCF, जब HCF का अध्याय आएगा तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो यहाँ अभी हट जाइए। सबसे पहले हमें समझना है सह अभाज्य संख्याएं क्या है। तो देखिए, हम इसको, इन दोनों संख्या को किसी एक संख्या से भाग दे सकते हैं क्या? जैसे 21 को 7 से भाग दे सकते हैं और 14 को भी हम 7 से भाग दे सकते हैं। ये देखिए, तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, साथ साथ अभाज्य नहीं है। देखिए, साथ साथ भाज्य है, दोनों 7 से साथ भाज्य है। अब साथ का मतलब आप समझ गए? साथ का मतलब क्या समझ में आया? साथ का मतलब समझ में आ गया, भाज्य है। ये क्या है? साथ भाज्य है, दोनों किसी एक संख्या से साथ भाज्य है। अब इसके आगे फिर चलते हैं, इतने से आप क्लियर समझ जाएंगे। अब हम संख्या हम ले लेते हैं फिर वही 21 को। ध्यान दीजिए, हम फिर वही 21 को ले लेते हैं और एक संख्या उसके बाद का क्या ले लेते हैं? 15 ले लेते हैं। अब इसको भी चेक करें। देखिए, ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या किसी संख्या से भाग चला जाता है? तो हाँ, ये कैसे चला जाता है? 3 से। 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, अर्थात ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब दोनों साथ अभाज्य नहीं है। अब आते हैं आगे, फिर थोड़ा सा आइए।
तो हम संख्या वही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 21 और एक संख्या और बदल के यहाँ पर ले लेते हैं 16। अब 16 ले लिए। अब देखिए इन दोनों संख्या को किसी एक संख्या से भाग दिया जा सकता है, किसी एक संख्या से 2 से नहीं जाएंगे, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, 7 से, मतलब यही दो संख्या क्या है, ये देखिए दोनों संख्या किसी संख्या से किससे जाएगा, खाली एक के अलावा किससे जाएगा, केवल एक से भाग जाएगा। 16 भी एक से भाग जाएगा, 21 भी एक से भाग जाएगा। तो इसी प्रकार एक के अलावा किसी और दूसरे संख्या से ये दोनों संख्या भाग नहीं जाते, किसी भी दूसरे संख्या से नहीं जाता। मतलब जिन दो संख्याओं का भाजक यानी भाग देने वाला संख्या केवल क्या हो, एक हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिन दो संख्याओं का HCF, ध्यान दीजिए HCF केवल एक निकलता हो, वह दोनों संख्याएं क्या कहलाता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सह अभाज्य संख्या को अच्छी से समझ गए। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, इसलिए कि इसे बहुत बच्चे जो है नहीं समझ पाते। सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य हो, ऐसे संख्या जो साथ साथ अभाज्य भी हो। भाज्य संख्या होते हुए भी दोनों एक साथ रह जाने पर साथ साथ अभाज्य होते हैं, मतलब एक ही संख्या से दोनों भाग नहीं जाते। देखो 21 भाज्य संख्या है और 14 भी भाज्य संख्या है, दोनों किसी एक संख्या से भाग चले जाते हैं, इसलिए दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार 21 और 15 दोनों साथ साथ 3 से भाग चले जाते हैं, इसलिए ये दोनों भी क्या नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, साथ साथ भाज्य संख्याएं हैं किसी संख्या से। लेकिन वही 21 और 16 दोनों भाज्य संख्या, 21 भी भाज्य संख्या है और 16 भी भाज्य संख्या है, किंतु ये दोनों किसी एक संख्या से एक साथ भाग नहीं जाते, इसलिए साथ साथ अभाज्य है। क्या है, साथ साथ अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम सह अभाज्य संख्या को इस तरह से पहचान सकते हैं। इसमें एक और गुण आपको बता देता हूं। एक और गुण क्या है इसका आपको, कि जैसे पूछा जाता है उस बारे में हम यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या लिख देगा, हालांकि मैं यहाँ पर अटेंडम संख्या लिख रहा हूँ, जैसे ये संख्या लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक संख्या और लिख दिया ए, क्या ये दोनों सह अभाज्य है या नहीं, ये प्रश्न हमारे पास उठता है। तो हम इसके चेक करने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगे, जबकि इसी प्रश्न में उत्तर कहाँ छुपा है, इसको देखिए। हमको ये जानना है कि ये तो भाज्य है कि नहीं है, वो तो अलग मैटर है। दोनों एक साथ किससे भाग चले जाएंगे, ये समझना सबसे ज्यादा कठिन है। तो ऐसे संख्या में आप ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है 53, ये स्वयं अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य है, दोनों अभाज्य। अब ये अभाज्य होते हुए इसको किससे भाग दिया जा सकता है, केवल एक से। अब हम क्या चेक कर ले, दोनों सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको जानने के लिए 53 से हम इसको भाग देकर देख लें। यदि 53 से भाग नहीं जाता तो ये संख्या जो है सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। मैं अटेंडम उठाया हूं, आप इसे हल करके चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 7 और 21 दे देगा, क्या देगा, 21 और 7। तो देखिए हमारे पास है 21 और 7, क्या ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें, ये दोनों एक से तो भाग जाएंगे, एक के अलावा जो है ये 7 से भाग चला जाएगा, ये अभाज्य संख्या है, उसके बाद भी ये इसको भाग कर देता है, तो ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 7 या 21 मतलब दो, ये जो है 7 एकम 7 और 7 या 21 दोनों 7 से भाग चले जाते हैं, इसलिए सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं। सह दोनों साथ साथ भाज्य हैं, क्योंकि ये 7 एकम 7 से भाग चला जाता है और 7 या 21 से भाग चला जाता है, एक से दोनों भाग। तो प्रश्न क्या उठता है, ऐसे कोई दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार आप
देख लेंगे, और कुछ संख्याएं अभाज्य होते हुए बड़े संख्या दे देगा, एक अभाज्य संख्या रख देगा। एक अभाज्य संख्या पे हम जाके घूम जाते हैं और घूम करके हम देखते हैं कि इसके एक गुणनखंड को हम चेक नहीं करते, 17 को देखकर हम सीधा सीधा उत्तर देख देते हैं कि 17, और उसके बाद 17 का बहुत दूर का जो है गुणज को ये यहाँ पर शामिल कर देता है इस जगह पर, और पूछा जाता है कि ऐसा भाज्य संख्या है अथवा नहीं। अब है हमारे पास संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। हम यहाँ पर आप लोगों को प्रथम नहीं, कहीं पर की लगातार संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम एक साधारण तरीके से बता देते हैं, और आपको अलग से क्या नहीं करना पड़ेगा, सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, और आसानी से आप प्रथम या बीच का भी किसी भी जगह हुआ, जैसे हमको बोला जाता है कि 15 से 30 तक के सभी संख्याओं का योग क्या है, 15 से 30, या आपको लगातार भी कहे 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग क्या है, और हम सबको बताएंगे, बीच का भी बताएंगे आपको, और 1 से 50 का पहले हल करते हैं। यह है प्रथम तो यही लागू होता है ना, प्रथम n, यानी कि प्रथम 1 से 50 तक में हमारे पास क्या संख्या है, तो हमको 20 से हमको लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 50 को जोड़ दें, क्या करें, 1 और 50 बराबर 51, जहां से जहां पूछा जाता है उसको रख दें और इसको रख दें। अब कुल संख्या कितने हैं उसको देखिए, कुल संख्या कितने हैं उससे उसको क्या कर दें, गुणा कर दें, तथा कुल संख्या 50 ही है तो 50 से इसको गुणा करें और भागित 2 कर दें। 2 क्यों किया गया, क्योंकि हमने शुरू और आखिरी को जोड़ा है इसलिए। इस प्रकार हमारा ये संख्या जो भी प्राप्त होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब इसको 25 और 51 को हम गुणा कर दे, ये हो जाएगा 25 से कम 25 का 5 हासिल आया, 2, 25 5 6 हो जाएगा 125, 26 27 275। तो इस प्रकार से हमारा 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग 275 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमको पूछा जाता है कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या है, तो 1 से 100 में 100 ही संख्याएं हैं, 101 गुणा कुल संख्याएं कितना है 100, इसके बाद इसे 2 से हमेशा भाग देना है, सभी को वही करना है। अब यहाँ पर 50 से हम इसको क्या कर दिए, गुणा करेंगे इसके साथ, क्योंकि 2 से भाग दिए तो 50 हो गया, 50 से इसको गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 का शून्य हासिल आया पास, 50 शून्य शून्य तो ये 85 हो गया, और फिर 50 से कम 50, ये हो जाएगा 5050। तो हम किसी भी ऐसे लगातार संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अब हम आपको बीच का प्रश्न रखे थे, तो बीच में आ जाते हैं। 15 से 30 तक, ध्यान दीजिए, 15 से 30 तक सभी संख्याओं का योग क्या है, तो हम 15 और 30 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 45, और गुणा और बटे 2 तो इसमें भी लगेगा। अब इसको हम देखें कि इसको गुणा 30 से अब नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 30 से गुणा नहीं होगा, ये मत सोचिए कि आखिरी संख्या से ही हमेशा गुणा करना है। यहाँ से हमको संख्या को अब गिनना पड़ेगा 15 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब कितने संख्या हुए, इसको भी हम देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अर्थात यहाँ पर हम इसे 16 से ही गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 16 से, क्योंकि हमारे पास जितने संख्या होंगे उससे गुणा करना है। तो अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब इसे 45 को जो है 8 से गुणा कर दो, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आया 4, 8 चौक 32, ये हो जाएगा 360। तो 15 से 30 तक के सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 360।
तो इसी प्रकार कहीं से कहीं तक की संख्या यदि पूछा जाता है तो आपको संख्या को गिनना पड़ेगा। तो संख्या को तो आप सूत्र भी याद करेंगे तो भी गिनना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको, ये तो हो गया लगातार संख्या के मामले में। अब इसी को आपको सम और विषम भी कहे तो भी लागू होता है। ध्यान दीजिए, ये एक बार और आप इसको समझ लें कि यहाँ पर हमको कहता है 1 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक के सभी सम संख्या में पहला सम संख्या क्या है आपके पास? 2। यहाँ पर पहला सम संख्या क्या है हमारे पास? 2 है। और आखिरी सम संख्या क्या है? 20। इसको जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 22 गुणा बटे, यहाँ पर भी हमको 2 लगाना है। देखिए यहाँ पर पहला सम संख्या 1 से जरूर कहा है, लेकिन पहला सम संख्या हमारे पास 2 से चलेगा ना, 2 से 20। इसी प्रकार 2 और 20 को जोड़े तो 22। और इसके बाद एक कुल संख्या क्या हो गया? कुल संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। कुल संख्या कितने हो गए इसको भी देख लीजिए। कुल संख्या हमारे पास हो जाते हैं 10, है ना? 10 हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको हम क्या कर दें? 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा करेंगे तो एक कट जाएगा 5, 5 दूने 10 का 0, हासिल रहा 1, 5 दूने 10 और 1 11, 110। इसी प्रकार विषम बोले तो भी आप यही सूत्र लगाएंगे। अर्थात अंत में हम क्या समझे कि पहले संख्या जहां से हमने गणना शुरू किया है उसको लिख लें, और जहां तक का बोला जा रहा है उसको लिख लें, और उसको जोड़ करके हम यहाँ पर लिख दें। और उसको 2 से, यानी कि नीचे हमेशा 2 रहेगा ही किसी भी परिस्थिति में, कुछ भी पूछा जाए तो। और गुणज को भी पूछा जाता है तो यही लागू होगा, सम संख्या पूछा जाता है तो भी यही लागू होगा, विषम पूछा जाता है तो भी यही लागू होगा। इसी प्रकार आपको लगातार संख्या पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है तो भी यही लागू होगा। बस आपको कुल संख्या को गिनना पड़ेगा। कुल संख्या आपको गिनने सही आना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर आपको कुल संख्या को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इसी प्रकार पहला और आखिरी संख्या जोड़ें, कुल संख्या को गिने, दोनों को गुणा करें और नीचे 2 रखें और हल करें। तो हल करने के बाद आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार ये जो है संख्या एवं संख्या पद्धति से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, ये मुख्य बातों को हमने रखा है। आगे की क्लास में हम अन्य किसी चैप्टर को लेके आएंगे। इससे पहले कि आपको इस चैप्टर की जो लिंक है, आपको डेली टेस्ट के रूप में 10 प्रश्न दिया जाएगा, जिसके लिए 10 मिनट का समय होगा। उस टेस्ट को आप खोलेंगे तो एक ही बार खोल पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ आपको लिंक दे देते हैं। लिंक क्या है, इसको हम गूगल पर चलते हैं। हमारे आज के क्लास के टेस्ट का लिंक आप गूगल में जाके सर्च करें। सर्च कैसे करें? आप गूगल क्रोम या गूगल सर्च को खोल लें और वहाँ जो है सबसे पहले टाइप करें। टाइप में आप क्या टाइप करें? ये है आपका URL उस लिंक के लिए। आप लोगों ने ये तो समझ गया होगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक को आप क्लियर समझ के रखी है। यहाँ तक आपको यही चीज रोज रोज लगेगा और जो भी बदलेगा वो आपको यहाँ तक बदलेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा बदलाव कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। आखिरी के 4 या 5 संख्याएं जो है बदलेंगे, बाकी ये सारे चीज एक जैसे रहेंगे। आप पुराने लिंक में इतने को बदल कर भी इस टेस्ट को खोल सकते हैं। तो ये आप गूगल में ऐसे जो है सर्च करें और सर्च जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपके सामने जो है ये टेस्ट जो है खुल के सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे ये टेस्ट भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। और ध्यान रहे इस टेस्ट को आप मात्र एक बार दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते। इसलिए इत्मीनान से पूरी तैयारी के साथ टेस्ट को खोलें और टेस्ट में भाग लेकर हमें बताएं कि आपका टेस्ट कैसे रहा। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें
ताकि हमारे दर्शकों की संख्या बढ़े और हम और मोटिवेट हो करके और अच्छे अच्छे वीडियो और डेली क्लास को डेली चालू रख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।